वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। 31 मार्च 2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आज अंतिम दिन है और इस वीडियो के साथ मैं आज आपको थोड़ी सी फाइनलाइजेशन की प्रैक्टिस सिखाऊंगा। किस तरह से हम अपनी बुक्स को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। लेकिन आपके सामने आप देख सकते हैं एक थंबनेल मैंने ओपन कर रखा है। मेरी कुछ वीडियोज़ हैं, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है और आपको फाइनलाइजेशन सीखना है तो ये एक वीडियो है। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन कैसे होता है, ईयर एंड एडजस्टमेंट कैसे होते हैं, प्रोविजंस, रिजर्व्स और लेजर स्क्रूटनी कैसे करते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो आप सर्च करिए और इस वीडियो को ज़रूर देखिए टाइम निकाल के। उसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली ये 29 मार्च को वीडियो पोस्ट की थी, जहाँ पर मैंने जीएसटी ईयर एंड चेकलिस्ट यानी किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। अगर आप एक रजिस्टर्ड व्यापारी हैं जीएसटी में, तो फाइनलाइजेशन के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और अगर हम ऑडिट के पर्सपेक्टिव से देखें तो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप बिजनेसमैन हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप प्रैक्टिशनर हैं, तो आपके लिए ये डेफिनेटली जो वीडियो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि अभी 24-25 है तो ये वीडियो सिर्फ 24-25 के नज़रिए से मैंने बनाई है। ओवरऑल आप हर साल जब अपना बुक्स क्लोज करेंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से हम अपने टर्नओवर को रिकंसाइल करेंगे, कैसे हम अपनी मिस्टेक को हमें रेक्टिफाई करना है, अपने गलतियों को सुधारना है, हमारी जो भूल हैं उनको हमें सुधारना है। ई वे बिल, ई इनवॉइसेस की रिकॉन्सिलेशन हो गई। उसके अलावा इनकम, जो अदर इनकम हम रिपोर्ट करते हैं उसको हमें ध्यान में रखना है। एडवांसेस वगैरह के केसेस में जो हम टैक्स पे करते हैं उसका भी हमें थोड़ा सा बुक्स में ध्यान रखना होता है। बुक्स की एक्यूरेसी को ध्यान में रखना होता है। और अपना जो टर्नओवर हमने जहाँ जहाँ भी डिक्लेयर किया, वो लाइबिलिटी डिक्लेयर की, तो अच्छी वीडियो है, इसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। और एक वीडियो मैंने ये कल 30 मार्च को पब्लिश की थी, जिसमें लेजर स्क्रूटनी चेकलिस्ट बताई थी। काफ़ी अच्छी वीडियो। एक्सपेंसेस के लेजर को कैसे चेक करना है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी, इनकम, डेटर्स, क्रेडिटर्स और एसेट के लेजर्स की स्क्रूटनी मैंने इस वीडियो में बताई। इनके अलावा अगर आपको कम्प्लीटली आज की जो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली आज के दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व है, इसलिए मैं आज 31 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ। और डेफिनेटली ये वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको हेल्पफुल रहने वाली है कि आपको क्या करना है, ठीक है, आज के दिन। चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में ऑडिट, टैक्स ऑडिट का अगर काम सीखना है, साथ में आपको फाइनलाइजेशन सीखना है, तो मेरे कुछ कोर्सेज हैं रिलेटेड टू टैक्स ऑडिट और बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन। आप उसे कॉमर्स अप की एप्लीकेशन डाउनलोड करके उन कोर्सेज को ज्वाइन करके भी डिटेल में इन चीज़ों को सीख सकते हैं। चलिए अब हम ज़्यादा समय नहीं ख़राब करते हैं आपका और सीधे सीधे ले चलते हैं हम लोग टैली की स्क्रीन पे। तो मैं आपको फाइनलाइजेशन की जो सारे पर्सपेक्टिव्स हैं और स्पेशली जिन जिन चीज़ों का हमें विशेष तौर से ध्यान में रखना पड़ता है, उन चीज़ों को मैं आज की इस छोटी सी क्लास में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए मेरे जो नज़रिए से जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली, अगर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पे अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं देखिए बिल्कुल आपके सामने फ्रेश कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको बिल्कुल शुरू से जो आप पूरे साल भर जो करते आते हैं और साल के एंड में उनके साथ जो छेड़छाड़ करनी पड़ती है हमें, उसको समझ पाएंगे आप। तो इसलिए मैं इसका नाम ही क्या दे रहा हूँ, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। मैंने अपनी कंपनी का नाम ही ये डाल रहा हूँ, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, ताकि आपको शुरू से पता चले कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 है तो हम 24 ही रहने देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। और साथ ही साथ में जब यहाँ पर आपके सामने फीचर्स आएंगे F11 के, तो आप अभी फीचर्स को हम नहीं छेड़ेंगे, जहाँ मुझे ज़रूरत होगी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जैसे हमने टैली में कंपनी बना ली है, अब मैं आपको जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आज की इस क्लास का बताने वाला हूँ, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इसको समझिएगा, और क्यों इन्हें हमें अपने बुक्स में ध्यान में रखना पड़ता है, उसका मैं आज आपको पूरा कंप्लीटली प्रैक्टिकल एक्सपोजर बताने वाला हूँ। देखिए हम सबको पता है कि अकाउंटिंग में जो मेथड्स होते हैं, बुक कीपिंग के जो मेथड होते हैं, दो मेथड से अकाउंटिंग होती है, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग आप लोग करते हैं तो जनरली हाँ, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर तो अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं और ज़्यादातर व्यापारी अक्रूवल बेसिस में ही जाते हैं।
अक्रूवल बेसिस में क्या होता है कि हम खर्चा, इनकम, एसेट, लाइबिलिटी, ड्यू या रिसीव, विच एवर इज अर्लियर, हम उस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। तो हम क्रेडिट के ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं। किसको? अगर कोई गुड्स, आपने गुड्स या सर्विस को क्रेडिट पे सेल किया तो भी रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट पे परचेज किया तो भी रिकॉर्ड करोगे, कोई खर्चे ड्यू हो गए तो भी रिकॉर्ड करोगे, कोई इनकम ड्यू हो गई तो भी रिकॉर्ड करोगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है बकाया खर्चे। अब बकाया खर्चे क्या होते हैं आप समझिएगा, इसको इस पैटर्न को आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। चलिए मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको इसको सिखाने वाला हूँ। माना कि मेरी दुकान में 3 एम्प्लॉय काम करते हैं। एक एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 है और बाकी 2 एम्प्लॉय की सैलरी 15-15 हज़ार है। तो टोटल मिला के मैं हर महीने कितना सैलरी देता हूँ? 50,000 या उसके नियर अबाउट, ठीक है, अटेंडेंस के आधार पे, या हो सकता है मैं उनका सैलरी काटता भी नहीं हूँ छुट्टियों वगैरह का। तो फिक्स है कि भाई मेरे को 50,000 रुपये एवरी मंथ क्या देना है? सैलरी देना है उन डिफरेंट 3 एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। अब ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, जो मेरी अप्रैल महीने की सैलरी होगी, जनरली हम जनरली आप लोग देखते हो कि अप्रैल की जो सैलरी बनेगी तो वो आप कब देते हो? मई के अर्लियर डेट्स में देते हो, 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख। तो हम जैसे यहाँ पर कुछ मैं आपके सामने ट्रांजेक्शन करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे आप जब भी सैलरी देते हो, जैसे आप देखिए, आपने मान लो आपने ये नियम बना रखा है कि हर महीने, अगले महीने की 2 तारीख को आप सैलरी देते हो, तो ये अप्रैल की सैलरी आप कब दोगे? मई में दोगे। तो आप यहाँ 2 मई डाल दोगे और यहाँ पर आप एक लेजर क्रिएट कर लो, किसका? सैलरी एक्सपेंस का, ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगी आपके लिए। और जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर दो, सैलरी पे जीएसटी नहीं एप्लीकेबल होता है, और सेव कर दो। और मान लो 50,000 की ये एंट्री आप पास कर रहे हो। और 2, एक बैंक अकाउंट बना लो। मान लो आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में है तो आपने एसबीआई बैंक बना लिया, इसका ग्रुप भी आपने बैंक डाल दिया और सेव कर दो। अब आप ये समझिए कि आप हर महीने जब भी सैलरी पे करते हो तो ये एंट्री पास करते हो, और जो भी चेक नंबर आप यूज़ करते हो वो चेक नंबर यहाँ पर आप मेंशन कर लेते हो कि ये मेरा चेक नंबर है, ठीक है। और आप नॉर्मली नरेशन में आप उसका मंथ भी लिख देते हो कि सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024, ठीक है। इस तरह से आप मई की सैलरी कब देते हो? जून में। अब मैं देखिए फटाफट ये डे बुक में जा रहा हूँ, और डे बुक में अब मैं यहाँ से अल्टर F2 कर देता हूँ, और यहाँ से मैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का टाइम ले लेता हूँ, और ये जो एंट्री है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है अल्टर 2, और आप F2 करके सिर्फ डेट चेंज कर दो, और अब 2 जून ले लो, और फिर कुछ भी चेंज नहीं करना है। हालांकि मैंने यहाँ नरेशन डाल दिया, अगर मैं नरेशन नहीं डालता तो मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मई में एंट्री, जून में एंट्री हो गई। वापस से अल्टर 2 किया, F2 किया और 2 जुलाई डाला, और आप इसको सेव कर दो। वापस से अल्टर 2 किया, F2 किया और 2 अगस्त। देखिए ये मैं आपको एक थीम बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप 2 तारीख को ही दो, 3 तारीख, 4 तारीख हो सकता है, जरूरी नहीं आप 50,000 ही दो। हर महीने आप इस तरह से एंट्रियां पास करोगे, राइट। जितने अमाउंट की होगी वो सैलरी की ऐसे एंट्री आपकी पास होती जाएगी। अब अगस्त तक हो गई, मैं फटाफट आपको 2 सितंबर सेव, फिर 2 अक्टूबर सेव, फिर 2 नवंबर, सॉरी 2 नवंबर सेव, फिर अल्टर 2 शॉर्टकट की होती है, F2 से डेट चेंज कर दीजिए, और फिर आप पूरा, अगर आपका अमाउंट वगैरह भी चेंज करना तो आप कर सकते हो। इस तरह से आपने ये एंट्रियां मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ, लेकिन ये मंथ टू मंथ चलेगी आपकी, जैसे बुक्स चल रही है वैसे चलेगी। 1 महीने में आप 1 एंट्री पास करोगे अपनी बुक्स में, तो ये मंथ टू मंथ चलेगी। वापस कर रहा हूँ 2 जनवरी और 2 फरवरी और लास्ट एक और 2 मार्च को भी आप पे करोगे फरवरी की। अब समझिए आपने सारे के सारे महीनों की एंट्रियां पास कर ली, 11 ही महीने की। कितनी एंट्रियां हो गई आप देखिए, वाउचर नंबरिंग की काउंटिंग करें 11।
लेकिन मार्च महीने में 31 मार्च को तो आप सैलरी नहीं पे करोगे मार्च की, वो भी 2 तारीख 3 तारीख 5 तारीख को करोगे अप्रैल में, लेकिन अप्रैल में तो आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका होगा। तो आपने जो पेमेंट किया वो तो आपकी, अगर आप बुक्स में देखो तो 11 एंट्री नजर आएगी, 12वीं एंट्री जो मार्च महीने की वो नजर नहीं आने वाली, क्योंकि वो तो अप्रैल में पेमेंट होने वाला है। तो ऐसे केस में अगर महीने का 50,000 रुपये सैलरी दे रहे हो आप, तो आपकी 6 लाख रुपए की सैलरी होनी चाहिए साल भर की। लेकिन जब आप अपनी बैलेंस शीट में जाओगे, अपने पीएनएल में जाके देखोगे, तो आपके पीएनएल में आप देखिए सैलरी एक्सपेंसिव 550 से नजर आ रहा है। व्हाट अबाउट मास सैलरी? मास सैलरी का एंट्री आपका अप्रैल में जाएगा, और अप्रैल में तो आपका फाइनेंशियल ईयर क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो ऐसे केस में कई सारे ऐसे खर्चे होते हैं हमारी बुक्स में, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और डेली ऑफिस के जो एक्सपेंसेस, मतलब आप में ऑफिस में कोई स्वीपर आ रही है उसके एक्सपेंसेस हो गए। कई सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हर महीने होते हैं, टेलीफोन रिचार्ज बिल हो गया, है ना, तो हर महीने होते हैं, और मंथ टू मंथ हम उनका क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। और जनरली हम उनका पेमेंट क्या करते हैं, अपकमिंग मंथ में करते हैं। तो भाई साल के 11 महीने तो अपकमिंग मंथ उन उसी फाइनेंशियल ईयर में शामिल है। जैसे अभी आप देखिए, मैंने अपकमिंग मंथ में ये सारी सैलरी की एंट्रियां चढ़ाई है, लेकिन आप देखिए वो सारे 11 महीने आपके उसी फाइनेंशियल ईयर में थे, लेकिन वो जो मार्च महीना था उसका सैलरी आपका अप्रैल में जाएगा, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में शामिल हो जाएगा। तो टेक्निकली आपको क्या करना होता है, नियम अनुसार आपको 31 मार्च को एक एंट्री और पास करनी होती है। क्या? क्योंकि आपकी जो बुक्स है वो अक्रूअल बेसिस पे चल रही है। आपको 31 मार्च को जो भी खर्चे मार्च के हैं, जो कंफर्म हो चुके हैं कि आपको देने ही हैं और इतने देने हैं, आप उनकी एंट्री पास करते हो। और वो जो एंट्री होती है मैं बताता हूं, वो एंट्री आपके सामने आप करोगे। 31 मार्च को की जाने वाली एंट्री में F2 डाल रहा हूं। 31 मार्च जैसे आज के दिन में क्या एंट्री करूंगा, F7 में एंट्री करूंगा जर्नल में। सारी एंट्रियां जो हम एडजस्टमेंट करते हैं 31 को क्लोजिंग को, वो सारी F7 में करते हैं, जर्नल में करते हैं, ठीक है। 31 मार्च को आप क्या करोगे, सैलरी डेबिट कर दोगे, खर्चा कंफर्म हो गया भैया, ठीक है। ड्यू बेसिस में हम उस खर्चे को क्लेम कर सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी हमें ये अलाउ करता है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, 50,000 रुपये से सैलरी एक्सपेंस को डेबिट करना है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक लेजर बना देंगे अल्टर सी करके, ऐसे आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, या सैलरी पेएबल नाम भी दे सकते हो, या प्रोविजन फॉर सैलरी नाम भी दे सकते हो, लेजर का कोई भी नाम दो आप, ठीक है। इसका ग्रुप आपको डालना करंट लायबिलिटी। देखिए 31 मार्च को आपको ये तो कंफर्म हो गया है कि आपको 50,000 रुपए मार्च की सैलरी देनी है, लेकिन अभी तक दी नहीं है, मतलब वो सैलरी आपकी क्या हो चुकी है, बाकी है, बकाया है, वो जो देना है मतलब लायबिलिटी बन चुकी है। तो आपको यहां पर ये एंट्री पास करके ये बताना है कि मेरा खर्चा भी हो गया है, और वो मेरा खर्चा ड्यू है, मतलब मेरी लायबिलिटी भी है, समझ रहे हो। तो जैसे ही आप ये एंट्री पास करोगे आउटस्टैंडिंग की, और यहां आप लिख दोगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2025, ठीक है। और आपने ये एंट्री सारे उन खर्चों की करनी है जो खर्चे मार्च के हैं लेकिन मार्च में नहीं चुकाए गए, कंफर्म हो गए लेकिन चुकाए नहीं गए। चाहे अब वो रेंट हो, तो रेंट के केस में क्या एंट्री करोगे, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। चाहे वो ब्याज हो, इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। चाहे वो स्वीपर एक्सपेंस हो, स्वीपर एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग स्वीपर एक्सपेंस। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। समझ रहे? ये इस तरीके की जितनी भी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन होंगी जो मंथली बेसिस पे हम पे करते हैं, और मार्च का हम मार्च में नहीं पे कर पाए, हमें 31 मार्च को उनको क्या दिखाना पड़ेगा, ड्यू दिखाना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों की बुक्स में जो खर्चे ड्यू दिखाए जाते हैं वो सैलरी और रेंट के होते हैं। किसके? क्योंकि सैलरी भी फिक्स है चुकानी है, और रेंट भी फिक्स है चुकाना ही है। बाकी केसेस में क्या होता है, बाकी केसेस में आपको फिगर नहीं पता चलता 31 मार्च को कि भाई आज लाइट का बिल अभी तक आया नहीं, तो मेरे को कैसे पता पड़ेगा कि लाइट का बिल कितना आएगा। तो जब तक आपको वो एक्सपेंस नहीं कंफर्म हो रहा है, तब तक आप उसकी एंट्री कैसे पास करोगे। लेकिन ये एक्सपेंस तो ऐसे होते हैं सैलरी और रेंट के, जो आपको पता है कि कितना चुकाना आपको। तो जो है एक्सपेंस आपको पता है कि मार्च के हैं और इतने मुझे आगे जाके चुकाने हैं अगले 5-7 दिन में, उनकी आप ड्यू एंट्रियां पास कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अलाउ करता है कि आप उसको खर्चे में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आप किस पैटर्न पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अपनी अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं, अक्रूअल बेसिस पर। किस पर? अक्रूअल बेसिस पे। आप समझ गए ये पहला केस।
ठीक है, मैं एक एक एग्जांपल दूंगा, बाकी आप अब समझदार हैं, आगे आप कर पाएंगे कि भाई अब मैंने सैलरी का बताया तो इस ऐसे कोई भी खर्चे हो तो इस पैटर्न पर आपको काम करना। अब आप देखिए अपनी बुक्स में क्या होने वाला है, आपकी बुक्स में बताता हूं क्या होने वाला है, एक मिनट। अब आप अपनी बुक्स में देखोगे, पीएनएल में जाके देखोगे तो आपका सैलरी का खर्चा 6 लाख से दिख रहा है, जो कि हमें दिखाना जरूरी था। अब आप देखिए मार्च में यहाँ 1 लाख रुपए से दिख रहा है। 1 लाख क्यों? क्योंकि मई की 50,000 की सैलरी भी मार्च में चुकाई तो वो तो है ही, और मार्च की ड्यू दिखाई तो 1 लाख दिखेगा ही दिखेगा। आपके वो सारे खर्चे इस पैटर्न पे दिखेंगे। अच्छा, इसके साथ एक सिस्टम और है जो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है सर, हमारा एक सवाल है, मैंने कहा पूछो, कि सर अप्रैल में भी तो आपने चुकाई होगी सैलरी। मैंने कहा हाँ, तो वो तो यहाँ नजर नहीं आ रही। मैंने कहा वो यहाँ नजर नहीं आएगी क्योंकि आप एक्सपेंस का लेजर देख रहे हो। अप्रैल में जो मैंने सैलरी चुकाई होगी वो पिछले मार्च की होगी, यानी वो खर्चा पिछले ईयर के मार्च का है। समझ रहे हो, पिछले ईयर के मार्च का। तो वो तो हमने पिछले ईयर के मार्च में 31 मार्च को क्लोजिंग एंट्री चढ़ाई होगी, उस वक्त की सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वो आपकी लाइबिलिटी में पड़ा होगा। कहां पर? अमाउंट लाइबिलिटी में। तो आपने इस अप्रैल में जब उसको चुकाया होगा तब आपने क्या एंट्री पास की होगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक किया होगा। तो सैलरी खाता तो इफेक्ट नहीं हुआ होगा, यहां वो एंट्री नजर नहीं आएगी अप्रैल में। समझना, आपका कोई भी खर्चा इस पैटर्न पर आपको नजर आएगा। ठीक है, और दूसरी बात, आपकी बैलेंस शीट में जब आप जाके देखोगे तो आप देखोगे आपका लाइबिलिटी नजर आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 50,000 रुपए। अब ये देखिए, कल आज देखिए, आज 31 मार्च है, कल मैं टैली में अपना फाइनेंशियल ईयर क्या करूंगा? चेंज करूंगा। समझना, कल मैं टैली में अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करूंगा। चलिए मैं बताता हूं आपका फाइनेंशियल ईयर कैसे चेंज करते हैं। आप गेटवे ऑफ टैली पे हैं, आप अल्टर F2 प्रेस करिए और यहाँ से आप 1 अप्रैल 2025 डालिए और यहाँ से आप 31 मार्च 2026 डालिए। बस इतना सा काम करोगे, आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक्स आगे कैरी फॉरवर्ड मैन्युअली करने की जरूरत नहीं। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ही डेटा के बैलेंस को क्या करेगा? आगे कैरी फॉरवर्ड कर देगा। अच्छा, जितने भी ट्रेडिंग और पीएनएल में जाने वाले जो अकाउंट होते हैं, इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट, उनके बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, वो उसी साल एंड में खत्म होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। बैलेंस सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होते हैं बैलेंस शीट के आइटम के, लाइबिलिटी के बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, एसेट के बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो जो वो आपने अभी 31 मार्च को क्या किया था, 50,000 से आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखाई थी। आप देखिए आपकी अभी ओपनिंग बैलेंस शीट में वो 50,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी नजर आएगी। देखिए ये ओपनिंग बैलेंस शीट है किस तारीख की? 1 अप्रैल 2025 की, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन की। इसमें देखिए 50,000 रुपए आपको यहां पर याद दिला रहा है ये सॉफ्टवेयर कि आपको चुकाने हैं। मार्च महीने की सैलरी क्या करनी है? चुकानी है। अब जब चुकाने जाओगे आप, जैसे मान लो मैं 2 तारीख को ये भी पैसा दे रहा हूं, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? मैं यहां अब 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में यहां 2 अप्रैल के दिन जब ये एंट्री पास करूंगा पेमेंट की, तब मैं यहां सैलरी एक्सपेंस डेबिट नहीं करूंगा बल्कि आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस डेबिट करूंगा और 50,000 रुपए यहां डालते हुए क्रेडिट करूंगा। किसको? अपने बैंक अकाउंट को। और फिर मैं बकायदा यहां लिखूंगा कि सैलरी पेड फॉर द मार्च 2025 मंथ, यानी ये प्रीवियस ईयर का खर्चा है जो बाकी था और अब आप चुका रहे हो। तो ऐसे केस में आपकी लायबिलिटी अब जब आप बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो जीरो हो जाएगी। आप देखिए खत्म। दूसरी बात, आप अगर सैलरी अकाउंट भी जाके चेक करोगे ना, सैलरी अकाउंट, जैसे देखिए DAL क्या होता है? डिस्प्ले अकाउंट बुक और लेजर। लेजर में आए और यहां सैलरी वाला लेजर देखोगे तो कोई मूवमेंट इसमें नजर नहीं आएगा। देखिए कोई मूवमेंट नजर आएगा? क्योंकि हमने उस लेजर को यूज नहीं किया। हमने अप्रैल में जो सैलरी चुकाई वो कौन से महीने की थी? मार्च महीने की थी। तो मार्च के उस आउटस्टैंडिंग वाले सैलरी लेजर को यूज किया, ना कि सैलरी लेजर को यूज किया। समझ रहे हैं? और यहां पर अगर आप आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस को देखोगे, देखो मूवमेंट दिख रहा है, वो डेबिट हुआ है 50,000 से। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इस तरह से मैं वापस जा रहा हूं पीछे के फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, वापस बैक जाना हो तो इसी गेटवे ऑफ टैली पे अल्टर F2 करो और पीछे की डेट वापस डालो, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। अब आप देखिए आपने ये DAL और आप ये सैलरी एक्सपेंस देखिए, आप यहाँ पर वापस अल्टर F2 करके पूरे साल भर का सैलरी का खाता देखोगे तो आपको सारी एंट्रियां नजर आएगी। इसमें आप देख सकते हैं
मई से लगाकर मार्च तक एंट्रियां नजर आ रही है। मार्च में 2 एंट्रियां नजर आ रही 50-50 हज़ार की, लेकिन एक एंट्री में पेमेंट दिख रहा है, दूसरी एंट्री में आपने सैलरी को किस में ट्रांसफर किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी में ट्रांसफर किया, वो दिख रहा है और टोटल 6 लाख रुपए दिख रहा है, तो 6 ही दिखाने हैं, राइट। ये कॉन्सेप्ट चलता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, बकाया खर्चे का। अब एक और एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर मैं, अगला जो फाइनलाइजेशन के वक्त मुझे ध्यान में रखना होता है वो होता है प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड एक्सपेंस। देखिए इसी का आउटस्टैंडिंग का जस्ट उल्टा होता है ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, हिंदी में इसे कहते हैं पूर्व दत्त खर्चे, यानी पहले चुकाए गए खर्चे, एडवांस में चुकाए गए खर्चे। ये भी एक महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट होता है जो आपको मैं अभी सिखाने वाला हूँ, प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ। देखिए आपने बहुत सारी क्लासेस देखी होगी जिसमें भाई फाइनलाइजेशन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है, कौन कौन सी एंट्रियाँ करनी पड़ती है, सब लोगों ने सिखाया, लेकिन किसी कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से प्रैक्टिकली शायद आपको नहीं देखने को मिला होगा। इस क्लास में ये चीज़ आप समझिए, ये आपके बहुत काम आएगी आने वाले सालों में, हर साल काम आने वाली चीज़, ठीक है। सेकंड, ये जो खर्चा है ये जनरली देखिए प्रीपेड एक्सपेंस में ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम पहले पे करते हैं फिर हम उसको यूटिलाइज करते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज। अभी आप सब जानते हो कि हमारा आज की तारीख में मोबाइल रिचार्ज हम कराते हैं मैक्सिमम लोग। तो अभी जैसे मैं मेरी बात बताता हूँ, तो जियो का मेरा मान लो सिम है, उसमें 900.90 रुपए का रिचार्ज होता है, 900.90 पैसे। शायद आपका भी इसी अप्रोक्सीमेट होता होगा 90 डेज के लिए, फॉर द 90 डेज के लिए। अब आप समझिए, हम पहले पैसे देते हैं फिर हम अगले 90 दिन क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं कि नहीं करते बताओ। उसी तरह से इंश्योरेंस में भी होता है कि आपने बिजनेस की एसेट का बीमा कराया, बिजनेस के स्टॉक का बीमा कराया, बिजनेस में कोई लाइव स्टॉक है, लाइव एनिमल्स हैं, उनका आपने इंश्योरेंस ले रखा है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आप जो भी चुकाते हो वो पहले दिन चुकाओगे और उसका कवरेज कब मिलेगा, अगले 12 महीने तक कवरेज मिलेगा, क्योंकि जनरली प्रीमियम हम कितने महीने के लिए चुकाते हैं, 12 महीने के लिए चुकाते हैं। तो आप समझिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर 24-25, एक एंट्री पास कर रहा हूं। मैंने क्या किया, यहां मैं डेट ले रहा हूं, 1 अक्टूबर को एक बीमा करवाया अपने स्टॉक का, स्टॉक इंश्योरेंस करवाया। क्या करवाया, स्टॉक इंश्योरेंस करवाया। तो पेमेंट में एंट्री करूंगा, 1 अक्टूबर की एंट्री करूंगा, मैंने 1 अक्टूबर ले लिया। यहां पर मैं एक अकाउंट खोल लेता हूं, स्टॉक इंश्योरेंस, समझ रहे हो, प्रीमियम, इसकी मैंने प्रीमियम चुकाई। अपने बैलेंस, अपने बिजनेस में जो मेरा माल पड़ा रहता है, मान लो 2 करोड़ का माल, 3 करोड़ का मेरा माल रहता है, मैंने उसका बीमा कराया। कल को चोरी हो जाए, कल को किसी तरीके की कोई नेचुरल डैमेज हो जाए, कल आग लग जाए, कुछ भी हो सकता है ना, तो लोग क्या करते हैं, अपनी एसेट का, अपने स्टॉक का क्या रखा कराते हैं, बीमा कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, जो बहुत नॉर्मल एक्टिविटी, याद रखिएगा, नॉर्मली बिजनेसेस में ये चीजें होती है। तो अब देखिए, इस ये आप जो प्रीमियम भर रहे हो, बीमा प्रीमियम, वो आपके लिए क्या है, खर्चा। तो आप इसका ग्रुप क्या डाल दोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल दोगे, ठीक है। अब देखिए, मैं अभी ये जीएसटी वगैरह को नॉट एप्लीकेबल कर देता हूं, समझना, क्योंकि अभी हम फाइनलाइजेशन में एडजस्टमेंट सीख रहे हैं, अभी हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा साइड में रखते हैं और सेव कर देते हैं। अब मान लो मैंने जो प्रीमियम चुकाई है, बीमा प्रीमियम, वो चुकाई है 50,000 रुपए। कितनी, 50,000। समझना ध्यान से, 50,000 रुपए का आपने 5 करोड़ का बीमा लिया अपने स्टॉक का, और उसकी प्रीमियम 50,000 रुपए साल की है, तो आपने उसकी 50,000 रुपए प्रीमियम चुका दी, ठीक है। और यहाँ पर आपने अपना जो भी वॉट एवर द मोड ऑफ पेमेंट आपने यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लिया कि भाई मेरा ये SBI बैंक से मेरा पेमेंट हुआ है, राइट, चेक नंबर वगैरह आप डाल देना। अब आप यहाँ पर नरेशन में क्या डालोगे, या नरेशन में डालोगे इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, ठीक है, इंश्योरेंस फॉर स्टॉक फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 टू, अब देखिए 1 साल के लिए होता है, तो 1 अक्टूबर से कहां तक, 30 सितंबर 2025 तक बीमा होगा कि नहीं होगा बताओ। पूरा साल भर का 50,000 चुका रहे हो तो, और अगर वो 1 अक्टूबर को आपने वो इंश्योरेंस लिया है, तो वो उसका अगला कितना पीरियड तक चलेगा, वो कितना पीरियड को कवर करेगा, वो पूरा 1 साल कवर करेगा, जो कि 1 अक्टूबर से 30 सितंबर होगा। आप जब भी ये प्रीमियम चुकाओगे, आपका अकाउंटेंट ये एंट्री पास कर लेगा, क्योंकि आपके अकाउंट से 50,000 गया, उसके पास उसका इंश्योरेंस कंपनी का वो
रिसिप्ट उसको जनरेट हुआ, ठीक है, तो आपने उसका फट से ये पेमेंट में एंट्री चढ़ा लिया, राइट। अभी आपने मान लो आप अकाउंटेंट हो, आपने ये एंट्री कर लिया, लेकिन आप समझिए इस एंट्री का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है। आप अपनी बैलेंस शीट में जाओगे, पीएनएल में जाओगे, जब आप साल के एंड में 31 मार्च को जब फाइनलाइजेशन की प्रोसेस में आओगे, एक एक खर्चे को जब आप आके यहाँ पर एक्सप्लोर करोगे कि हाँ यार सैलरी मेरी 50,000 रुपये महीने की होती तो ये 6 लाख हो गई, इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने 50,000 चुकाई। जब आप इस एंट्री पे जाओगे तो ये बता रहा है एंट्री के 50,000 आपका खर्चा है, किसका, इंश्योरेंस का। जब आप एंटर मारोगे तो आप यहां आपके सामने एक अलग तरीके का पिक्चर नजर आएगा कि भाई ये 50,000 आपने कब चुकाया, अक्टूबर में चुकाया। कब, अक्टूबर में। और थीम क्या कहती है, थीम ये कहती है कि अगर आप जब से भी इंश्योरेंस कराओगे अगले 1 साल को वो कवर करेगा। तो ऐसे केस में अगर मैं 50,000 रुपए 1 अक्टूबर से चुका रहा हूं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इस साल के सिर्फ 6 महीने, तो इसका मतलब अगले 6 महीने भी कवर हो रहे हैं जो कि 25-26 फाइनेंशियल ईयर के हैं। तो आपने ये जो 50,000 है वो करंट ईयर के 6 महीने के लिए दिए और अपकमिंग ईयर नेक्स्ट ईयर के 6 महीने के लिए दिए हैं। तो इसको आप आधा आधा करो, डिवाइड करो, समझ रहे हैं। अभी ये मैंने अक्टूबर में की तो आधा आधा होगा। सोचो अगर मैंने ये जुलाई में की होती 1 जुलाई को, तो फिर मंथ में बांटते हैं, 9 महीने करंट महीने के होते हैं और 3 महीने उसको हमें एडवांस या प्रीपेड मानना पड़ता। अब हम इस केस में आधा करंट ईयर का मानेंगे और आधा नेक्स्ट ईयर का मानेंगे। कोई भी खर्चा जो रेवेन्यू नेचर का है अगर वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है तो उसे आपको एडवांस या प्रीपेड मानना है, एसेट मानना अपना, एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू 1 ईयर, एक्सपेंसेस बिलोंग टू करंट ईयर। जो उसी वर्ष से संबंधित है वो खर्चा है। अगर कोई अगले वर्ष से संबंधित है वो खर्चा नहीं हो तो एसेट है, क्या है। तो मतलब आपने तो पूरा 50,000 रुपए खर्चे में डाल रखा है, तो आपको 25,000 को खर्चे से निकालना पड़ेगा और किस में डालना पड़ेगा, एसेट में डालना पड़ेगा। इसलिए आपको 31 मार्च को एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। बताता हूं क्या एंट्री पास करनी। वाउचर में जाओगे, F2 करोगे, 31 मार्च में आओगे और यहां पर आने के बाद आप देखिए, मैं अभी आपको वापस बता रहा हूं जितनी भी एंट्रियां हम यहां करने वाले हैं सारी एंट्रियां कौन से वाउचर में कर रहे हैं, जर्नल में कर रहे हैं। तो 31 मार्च क्लोजिंग एंट्री सारी जर्नल वाउचर में होती है। आप यहां आओगे 31 मार्च को जर्नल में और आप यहां पर एक लेजर बनाओगे अल्टर सी करके, प्रीपेड इंश्योरेंस, समझ रहे हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड स्टॉक इंश्योरेंस। इसका ग्रुप हम डालेंगे करंट असेट। करंट असेट इसलिए क्योंकि ये अगले फाइनेंशियल ईयर में भी 6 महीने तक चलेगा, कवर करेगा और 6 महीने के बाद ये खर्चे में काउंट हो जाएगा। समझ रहे हो, ये 6 महीने बाद क्या हो जाएगा, खर्चा बन जाएगा। 6 महीने तक असेट मानी जाएगी या 1 अप्रैल 2025 के दिन ये असेट मानी जाएगी, लेकिन जब वो 30 सितंबर 2025 आएगा तब आपका वो कंप्लीटली एक्सपेंस कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको करंट असेट मानना है और आप इसमें से 25,000 रुपये निकाल देंगे क्योंकि आधा एक्सपेंस, और जो आपने यहाँ पर एक्सपेंस में डाल रखा पूरा अमाउंट, उसमें से आधा अमाउंट जो है वो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है। तो ये एंट्रियां पास होगी। स्पेशली याद रखिएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस के केस में ज़्यादातर इंश्योरेंस की एंट्रियां ही होती है, क्योंकि इंश्योरेंस में पहले हम प्रीमियम चुकाते हैं फिर हमें उसका क्या मिलता है, कवरेज मिलता है। मोबाइल एक्सपेंस में भी आप ऐसा कर सकते हो कि सोचिए आप है ना साल से साल मोबाइल का रिचार्ज करवाते हो या अपना मोबाइल बिल भरते हो या इंटरनेट बिल ईयर टू ईयर प्लान चलता है आपका, या आपने आपके बिजनेस में आपने कोई टेलीविज़न पर वो सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, वो भी आप ईयरली पैकेज में पे करते हैं। तो जहां आप ईयरली पे कर रहे हैं और जिसमें आपको खर्चा अपकमिंग मंथ्स में करने को मिलता है, पेमेंट पहले करना पड़ता है, प्रीपेड बेसिस पे करना पड़ता है, ऐसे सारे केस में आपको ये थीम को समझना पड़ेगा। इस थीम में प्रीपेड की आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। प्रीपेड इंश्योरेंस का लेजर का ग्रुप होगा करंट असेट और प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, ये एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। और आपको यहां बताना पड़ेगा कि हाफ ऑफ द इंश्योरेंस अमाउंट बिलोंग्स टू फाइनेंशियल ईयर 25-26। ठीक है, आधा अगले साल से संबंधित है। नरेशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं और आप इसको सेव कर दीजिए। अब आप देखिए बुक्स पे क्या प्रभाव पड़ता है आपकी। पीएनएल में जाओगे
और पीएनएल में जब जाके आप इसमें जाके चेक करोगे, इंश्योरेंस अब पहले 50 से दिख रहा था, आप कितने से दिखेगा, और वो वास्तव में इस साल से तो 25 से बिलोंग करता है। आधा 25 कौन से साल से बिलोंग करता है, अगले साल से बिलोंग करता है। सो हम कैसे पूरा का पूरा क्लेम करने जा रहे हैं, ऑडिट के पॉइंट से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या पॉइंट है जो ध्यान में रखना होता है। क्या चीजें चेक करेगा ऑडिटर, यही तो चीजें चेक करेगा, एक एक एक्सपेंस को खोल खोल के वो पूछेगा आपसे। अगर आप में से कोई अकाउंटेंट है, जब बुक्स फाइनलाइजेशन करने के लिए आप अपने सीनियर के पास जाते हैं, मैनेजर के पास जाते हैं, अकाउंट मैनेजर के पास जाते हैं, या अपने सीए के पास जाते हैं, सीए आपको बैठाकर बुक्स की इसी तरह से तो गहन स्क्रूटनी करता है, एक एक चीज आपसे पूछता है और फिर वो फटाफट एडजस्टमेंट करता है। वो एडजस्टमेंट आप खुद कर सकते हो, आपको आता है, आपको किसी की कहाँ जरूरत है जब आपको नॉलेज होती है। ऑलराइट, नॉलेज नहीं होता तो हमें दूसरों की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। ये देखिए यहाँ पर 25,000 से दिख रहा है, और आप वो बाकी का 25,000 कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में नजर आएगा, याद रखिएगा। अच्छा, ये एसेट साइड में नजर जरूर आ रहा है, लेकिन एक चीज बताता हूं, क्योंकि ये सर ये तो लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है, लाइबिलिटी में माइनस में दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है कि बैंक बैलेंस माइनस हो गया है। हमने कुछ एंट्रियां पास की जिससे हमारा बैंक बैलेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसलिए इधर आ गया है। कभी भी ध्यान देना, टैली में कोई भी एसेट अगर लाइबिलिटी साइड में दिख रही है या लाइबिलिटी एसेट साइड में दिख रही है, इसका मतलब आप ये मानिएगा कि उनका जो नॉर्मल बैलेंस है वो नेगेटिव हो चुका है। अगर मुझे इसको सुधारना है तो मैं एक एंट्री और पास करके आपको बता देता हूं इसको सुधरा हुआ। जैसे मान लो अभी ये पिक्चर बता रहा है कि 6 लाख रुपए आपके बैंक से चले गए। अरे चले गए तो बैंक में होने भी तो थे, होने चाहिए थे ना, अपने बैंक में तो थे ही नहीं, हमने तो डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री पास की। तो हम एक एंट्री पास कर लेते हैं, माना कि फाइनेंशियल ईयर के शुरू में हम एक एंट्री पास कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर F6 रिसिप्ट 1 अप्रैल 2024 को हमारे पास कैपिटल लगा देता हूं मैं। मान लो आपने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी थी 10 लाख रुपए की, ठीक है, तो अपन 10 लाख रुपए से एक कैपिटल की एंट्री पास कर लेते ताकि वो नेगेटिव फिगर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। अब आप देखिए आपकी बैलेंस शीट को, जो आपकी बैलेंस शीट थोड़ी उल्टी पिक्चर बता रही थी वो आप देखिए सुधर गई, और आपका देखिए अब बैंक बैलेंस 4 लाख का दिख रहा है, 6 चले गए तो 4 का दिख रहा है 10 में से, और 25,000 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस दिख रहा है। तो प्रीपेड जो आपके एक्सपेंसेस होंगे वो हमेशा आपकी करंट असेट में नजर आएंगे, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आप एंट्री पोस्ट करोगे वो आपकी करंट लायबिलिटी में नजर आएंगे। दैट इज द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण, समझ में आ रहा है, एनी डाउट? ओके, थर्ड, सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताता हूं कि हम इसको आगे जाके क्या करने वाले हैं। आगे जाके मतलब मैंने आपको आउटस्टैंडिंग के केस में तो बताया कि अगले साल आप उसको कैसे ट्रीट करने वाले हो, वो जीरो हो जाएगा अगले फाइनेंशियल ईयर में। प्रीपेड आपका नहीं जीरो होगा, इसके लिए आपको एक रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। जो एंट्री आप चाहें तो मिड ऑफ द डेट पास कर सकते हैं, लेकिन मिड में कोई करता नहीं है, सब साल के एंड में ही जाके करते हैं। तो आप जब फाइनेंशियल ईयर, अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड में जाओगे, आपको ये 25,000 रुपए से प्रीपेड इंश्योरेंस में नजर आ रहा ना, जो उस वक्त तक तो क्या बन चुका होगा, खर्चा, उस वक्त तक तो वो प्रीपेड रहा नहीं होगा। तो आपको अभी जो एंट्री पास की उसकी जस्ट रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी सेम अमाउंट से। हाँ, स्टॉक इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा ताकि वो खर्चे में जाके जुड़ जाए 25,000, और प्रीपेड इंश्योरेंस को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा ताकि वो जीरो हो जाए। ये रिवर्स एंट्री पास करके नरेशन लिख दोगे कि ये इंश्योरेंस जो था वो करंट पीरियड में हमारा एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया है। तो ये जनरली क्या होता है, मिड ऑफ द ईयर कोई एडजस्टमेंट नहीं करता। आप बहुत ज़्यादा समझदार आदमी है, थीम को समझता है, चीज़ों को जानता है अच्छे से, तो कर लेगा। नहीं, आप अगर नहीं चाहते हो कि भाई बीच में करें, छेड़ें, तो ये बुक्स एंड में ही छेड़नी है, मार्च में ही आपको क्लोजिंग में ही एंट्री ट्रांसफर मारनी है, ठीक है। तो वो ट्रांसफर एंट्री रिवर्स हो जानी है ताकि वो प्रीपेड से उठकर किस में चला जाए, खर्चे में जुड़ जाए। अगले साल के लिए तो खर्चा है ना, इस साल के लिए प्रीपेड है, लेकिन उसके आगे वाले साल के लिए तो ये एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाना है, तो ये एंट्री आपको रिवर्स मारनी पड़ेगी। अच्छा, अगले साल भी सेम थीम पर आपको वापस 1 अक्टूबर को बीमा लेना पड़ेगा, तो 1 अक्टूबर को बीमा की पूरी एंट्री पास करोगे, फिर 31 मार्च को आप उस बीमा में से वो अमाउंट एडवांस वाला प्रीपेड में डालोगे, तो ये एंट्री, ये दोनों एंट्री जो अभी मैंने की वो अगले साल भी करोगे, लेकिन एक एंट्री तीसरी और होगी इसको रिवर्स मारने की। तो इस केस में टोटल आप समझ लीजिए, प्रीपेड के केस में 3 एंट्रियां पैरेलल चलती है। पहली एंट्री जब आप उस एक्सपेंस को चुकाते हो उसकी करते हो, आप उसी डेट में करते हो जिस डेट में चुकाते हो। दूसरी एंट्री फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप उसको प्रीपेड में ट्रांसफर करते हो, और तीसरी एंट्री पिछले साल का जो प्रीपेड है उसको करंट ईयर के एक्सपेंस में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है। तो 3 एंट्री आपको पैरेलली करनी पड़ेगी। ऑलराइट, देखिए बताता हूं मैं आपको।
कैसे करेंगे 3 एंट्रियां, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि अगले साल आप क्या करोगे, अगले साल क्या करोगे बताता हूँ। फाइनेंशियल ईयर बदलते हैं, सबसे पहले F2 करते हैं, 1 अप्रैल 2025 लेते हैं, 31 मार्च 2026 लेते हैं, और ये आ गया मैं अगले फाइनेंशियल ईयर में। अब अगले फाइनेंशियल ईयर में भी क्या हुआ बताता हूँ। आपने मिड ऑफ द ईयर वापस 1 अक्टूबर को बीमा लेना पड़ा स्टॉक का। अब की बार क्या हुआ, बीमा कंपनियों ने प्रीमियम बढ़ा दी, 50 की जगह 60 कर दी, तो आप 60,000 से एंट्री पास क्या करोगे, स्टॉक इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 60,000 से 1 अक्टूबर 2025 को आप वापस से 1 साल के लिए क्या करवा रहे हो, अपना प्रीमियम भर रहे हो, बीमा करवा रहे हो, 60,000 की प्रीमियम चुका रहे हो, राइट। तो 60,000 से एंट्री पास कर रहे हो और टू बैंक कर रहे हो मान लो, और आपने यहां पर पीरियड मेंशन कर दिया कि इंश्योरेंस पीरियड इज फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025 टू 30 सितंबर 2026, ठीक है, और आपने ये एंट्री पास कर ली। अब आप देखिए आपकी इस साल 25-26 फाइनेंशियल ईयर में आपकी बैलेंस शीट क्या दिख रही है। बैलेंस शीट में देखिए वो 25,000 खड़े हुए हैं, प्रीपेड वाले, पिछले साल वाले जो प्रीपेड में थे। और अगर आप पीएनएल में जाके देखोगे तो पीएनएल में आपको यहाँ पर 60,000 से इंश्योरेंस प्रीमियम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 60,000 आधा इस साल का और आधा इसके भी अगले साल का। तो अब साल के एंड में आप 2 एंट्रियां पास करोगे। कैसे करोगे 2 एंट्रियां पास, बताता हूं। 31 मार्च 2026 को आप पहली एंट्री पास करोगे, जहां पर आप करंट ईयर में जो आपने स्टॉक इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया था 60,000, उसमें से आधा किस में डालोगे, प्रीपेड में। तो आप यहां प्रीपेड स्टॉक इंश्योरेंस में डाल दोगे कितना, 30,000, और इंश्योरेंस प्रीमियम को क्रेडिट मार दोगे 30,000 से। ये हो गया, आप आधा प्रीपेड में डाल दिया। और जो पिछले साल का 25,000 का प्रीपेड दिख रहा था, यही एंट्री आप एक और रिवर्स मार दोगे। नरेशन प्रॉपर लिखना है आपको, ठीक है। यही एंट्री रिवर्स मारोगे, जहां पर आप इंश्योरेंस प्रीमियम को 25,000 से क्या करोगे, डेबिट करोगे, और प्रीपेड को 25,000 से क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और आप इसको सेव कर दोगे कि ये ये ओपनिंग बैलेंस था। क्या था, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रांसफर्ड इनटू एक्सपेंस में ट्रांसफर किया हमने इसको, ठीक है। अब आप देखिए आपकी बुक्स कैसे आपको डिस्प्ले देती है इसका। अब देखिए आपका प्रीपेड इंश्योरेंस 30,000 ही रह गया, 30,000 करंट ईयर में जो प्रीपेड है वो, और वो अमाउंट जो 25 का दिख रहा था वो 0 हो गया, राइट। और एक्सपेंस में जाके देखोगे तो एक्सपेंस में आपको स्टॉक इंश्योरेंस प्रीमियम 55,000 से दिखेगा। 55 से क्यों दिखेगा, पहले 6 महीने के 25 और अगले 6 महीने के 30, 25 और 30 55, दैट्स इट। अब आपके लिए 55,000 का पड़ गया वो बीमा एक तरह से साल भर, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, कैसे ये आपकी बुक्स में चलने वाला है। वापस चल रहा हूं, F2 कर रहा हूं, पीछे जा रहा हूं, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 ले रहा हूं। तीसरा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है अनअर्न्ड इनकम। देखिए इनकम पे बातें करने वाले हैं। अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है जो इनकम आपको रिसीव तो हो गई एडवांस में, लेकिन अभी तक आपने उसे कमाया नहीं है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एडवांस इनकम रिसीव्ड। अगर कोई इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो जाए तो आप उसे अनअर्न्ड इनकम मानते हो। एडवांस में कोई इनकम रिसीव हो जाए तो, समझ रहे हैं। अब ये अनअर्न्ड इनकम हमेशा ध्यान देना। देखिए इन सब का नेचर भी समझना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए लायबिलिटी होता है, प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए एसेट का रोल प्ले करेगा, और अनअर्न्ड इनकम भी आपके लिए लायबिलिटी होगा कि पहले ही मिल गई तो लायबिलिटी। समझ रहे हो। इसको कैसे ट्रीट करेंगे, चलिए बताता हूं इसको कैसे ट्रीट करेंगे। माना कि मैं कोई, जैसे किसी कस्टमर का मैंने एएमसी लिया है पूरे साल भर के लिए, ठीक है। एएमसी क्या होता है, जहां पर मान लो मेरा कंप्यूटर सेल एंड सर्विस का बिजनेस है, तो मैंने कोई कॉलेज का एएमसी ले लिया, जिस कॉलेज में 100 कंप्यूटर लगे हुए हैं कंप्यूटर लैब में। मैंने साल भर का ठेका ले लिया कि मैं साल भर आपके कंप्यूटर में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो आके
सही की जाएगी। और आपने वो एएमसी लिया है 1 लाख रुपए में। 100 कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर का आपने 1000 रुपये कोट किया, कॉलेज वालों ने उसे अप्रूव कर दिया और कॉलेज वालों ने आपको 1 लाख रुपए का चेक बना के दे दिया। ठीक है, अब आप समझिएगा ये मामला आपका रहा है 1 दिसंबर या 1 जनवरी 2025। ठीक है, नए कैलेंडर ईयर में आपने एएमसी लिए और आपको रिसिप्ट में एंट्री पास करोगे। जब आपके अकाउंटेंट ने इसको एंट्री पास किया तो उसने क्या किया, रिसिप्ट में क्रेडिट में अल्टर सी किया, एएमसी सर्विसेज का एक लेजर बना दिया। ये इनके लिए डायरेक्ट इनकम हो जाएगी। अगर आप किसी को अपना एनुअल मेंटेनेंस सर्विस दोगे तो आपके लिए तो वो क्या है, डायरेक्ट इनकम। एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए तो इनकम है, तो हमारे लिए डायरेक्ट इनकम हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर दूं एक बार के लिए। और मान लो ये 1 लाख रुपए की आपने यहाँ पर ये पैसा रिसीव हुआ, ये बैंक में डाल दोगे और एक यहाँ पर आप ये बता दोगे कि एएमसी फॉर द पीरियड ऑफ 1 जनवरी 2025 टू 31 दिसंबर 2025। ठीक है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर के लिए आपने एएमसी लिया। अब समझिए, आपने मिड ऑफ द ईयर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कॉलेज के साथ और 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के लिए आपने 1 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कंप्यूटर का और 1 लाख रुपए सामने वाले कॉलेज ने आपको दे भी दिया और आपने पूरे 1 लाख रुपए को किसमें डाल दिया, अपने इनकम में बता दिया। अब समझना, इससे क्या होगा, इस एंट्री से आपकी 1 लाख रुपए से इनकम नजर आएगी पीएनएल में, जो टेक्निकली रॉन्ग है। ये 1 लाख रुपए पूरे करंट ईयर का नहीं है, 1 लाख रुपए पूरे अगले 1 साल का है और अगले 1 साल में से करंट ईयर में तो सिर्फ 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। बाकी 9 महीने कौन से ईयर के हैं, 25-26 के हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 लाख में से 3 महीने करंट ईयर के हैं और 9 महीने नेक्स्ट ईयर के हैं। तो ये आप समझ लीजिए, ये 1/4 करिए, इसका 1/4 करंट ईयर का है और 3/4 नेक्स्ट ईयर का है। तो इसका 1/4 करेंगे तो ये 25,000 आएगा और 3/4 करेंगे तो 75,000 आएगा। इसका मतलब 25,000 ही करंट ईयर से बिलोंग करते हैं, 75,000 अगले ईयर से बिलोंग करते हैं। तो आपने तो पूरा 1 लाख रुपए खर्चे में इनकम में डाल दिया। तो इससे क्या होगा, आपकी 1 लाख रुपए से इनकम ज्यादा दिखेगी, मतलब, और आपको उस 1 लाख पर आगे जाके कोई टैक्स वगैरह बनेगा तो वो ज्यादा बनेगा। अच्छा, आदमी ज्यादा क्यों देगा भैया, क्यों ज्यादा देगा आदमी? आदमी क्यों अपनी इनकम ज्यादा दिखाएगा? कल को सोचिए आपका काम पसंद नहीं आया और कॉलेज ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, 3 महीने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं, आप तो हमारे पैसे रिफंड करिए, आपका जितना बनता है उतना लीजिए। तो उस केस में तो आपको इनकम लौटानी पड़ सकती है। जब तक वो पीरियड ड्यू नहीं हो जाता तब तक आप उसको अपनी इनकम नहीं मान सकते। और हम इनकम और एक्सपेंसेस को हमेशा ईयरली बेसिस पे काउंट करते हैं। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, 75,000 से एंट्री को 75,000 से इस 75,000 एएमसी सर्विस में से निकालना पड़ेगा। अब ये वो इनकम है जो मेरे को मिल तो गई है, बट दिस इज नॉट माई इनकम, दिस इज माई लाइबिलिटी, बिकॉज मुझे एडवांस में मिली है। जो इनकम आपको एडवांस में मिलती है वो आपके लिए अनअर्न्ड इनकम होती है। क्या होती है? अनअर्न्ड इनकम। कैसे एंट्री पास करोगे 31 मार्च की एंट्री, बताता हूं। आप यहां पर F7 में जाएंगे, आप डेट लेंगे 31 मार्च और आप यहां पर डेबिट में, अब देखिए डेबिट में मैं एएमसी सर्विस को कर दूंगा 75,000 से डेबिट और क्रेडिट में मैं यहां पर बता दूंगा अर्न्ड एएमसी सर्विस का लेजर बना लूंगा। एडवांस एएमसी सर्विस भी बना सकता हूं, नाम कुछ भी दूं, समझ रहे हैं? और इसका ग्रुप करंट लायबिलिटी डाल दूंगा और सेव कर दूंगा और 75 इसमें डाल दूंगा और बता दूंगा कि 3/4 एएमसी सर्विस इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 25-26। 3/4 एएमसी सर्विसेज किससे संबंधित है? नेक्स्ट ईयर से संबंधित है। ऑलराइट, तो ये एंट्री इस तरीके की, कभी भी कोई भी इनकम आप अपनी बुक्स में दिखा रहे हो जो इनकम अगले फाइनेंशियल से बिलोंग कर रही है, आपको एडवांस में मिली हुई है, तो आपको ये एंट्री पास करना पड़ेगा और उन्हें अपनी इनकम नहीं बताकर लायबिलिटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इनकम बताओगे तो टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा बनेगी आपका।
तो आप इनकम क्यों दिखाओगे, क्यों ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इनकम दिखाओगे, जबकि वो अभी तक कंफर्म ही नहीं हुई कि वो आपकी इनकम है। सो यू हैव टू डिडक्ट फ्रॉम द इनकम एंड आपको उसे लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो ये एंट्री पास करना पड़ेगा। ये एंट्री पास करने के बाद अगर आप अपना पीएनएल देखोगे तो आपके पीएनएल में आप देखिए इनकम में 25,000 से दिख रही है। अब पहले 1 लाख से दिख रही थी, अब 25 से एएमसी सर्विस दिख रही है। और अगर आप बैलेंस शीट में जाके चेक करने वाले हो तो आप देखिए यहां पर आपकी लायबिलिटी में आके खड़ी होगी 75,000 रुपए की अनअर्न्ड एएमसी सर्विसेज। अब क्या होगा, अगला साल लगेगा, फाइनेंशियल ईयर बदलेगा, वो 9 महीने भी निकल जाएंगे, उसके बाद साल का खत्म एंड होने को आएगा, तब आपको इस 75,000 को लायबिलिटी से उठा के इनकम में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तब दोबारा आपको रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये वाली, ये जो अभी एंट्री की हुई है इसको रिवर्स मानना पड़ेगा। रिवर्स मतलब अनअर्न्ड एएमसी सर्विसेज डेबिट टू एएमसी सर्विसेज 75,000 से एंट्री अगले साल के एंड में करनी पड़ेगी, ताकि ये लायबिलिटी से निकलकर किधर चला जाए, इनकम में चला जाए। ऑलराइट, सो ये था अनअर्न्ड इनकम। चौथा होता है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव। इनकम कमा तो ली है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई है, बट नॉट रिसीव्ड। अब देखिए इसका एग्जांपल भी बताता हूं आपको मैं। इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, ये आपकी एसेट होती है कि इनकम तो हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई, तो अब रिसीव तो होगी आगे जाके, तो ये हमारी क्या मानी जाएगी, एसेट मानी जाएगी। ऑलराइट, इसको मैं अब बाहर निकल जाता हूं, अक्रूड इनकम का एक एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, जनरली क्या होता है, मान लो आपने कोई एफडी करा रखी है। ठीक है, सपोज आपका कोई एफडी चल रहा है और उस एफडी पर आपका, एक मिनट में बता ही देता हूं आपको। ये मैंने सपोज एक एंट्री पास कर रहा हूं मैं जुलाई में, 1 जुलाई को, ध्यान से देखना। 1 जुलाई को मैंने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, अल्टर सी करके फिक्स डिपॉजिट का एक लेजर बना लेता हूँ। फिक्स डिपॉजिट, इसका ग्रुप में डाल देता हूँ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैंने मान लो 2 लाख रुपए की एफडी करा रखी टू एसबीआई स्टेट बैंक से। मैंने 2 लाख रुपए की 1 जुलाई को क्या कराई, एफडी, और यहां पर मैंने लिख दिया इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम, पर एनम। ठीक है, पेबल इन सेविंग अकाउंट। अब समझना, एफडी भी 2 तरीके की होती है। एक एफडी होती है जहां पर आपको वो एफडी के अमाउंट में ही ब्याज का अमाउंट जुड़ जाता है और एफडी का अमाउंट बढ़ता जाता है समय के साथ साथ। दूसरा होता है पे आउट ऑप्शन लेते हो, जहां पर ब्याज आपको मिलता रहता है, सेविंग अकाउंट में आता रहता है आपके। तो आपने यहाँ पे आउट ऑप्शन मान लो ले रखा है। एफडी कितनी तारीख को कराई, और यहां पर आप ये भी समझिए हाफ ईयरली बेसिस, यहां मैं लिख देता हूं हाफ ईयरली बेसिस आपको ब्याज मिलता रहेगा 8%। समझना, 1 जुलाई को एफडी कराई 2 लाख की, 8% ब्याज है, तो साल का कितना होता है, 2 लाख का 8% 16,000 रुपए। 16,000 रुपए का ब्याज आएगा आपके पास, समझ रहे हो, और वो आपको हाफ ईयर में मिलेगा। मतलब 6 महीने जैसे होंगे, पहले 8,000 आ जाएंगे, फिर अगले 6 महीने होंगे 8,000 आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ, आएंगे, राइट। अब समझना आप ध्यान से मेरी बात को। अब 1 जुलाई से गिनो 6 महीने कब होते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 31 दिसंबर को 6 महीने पूरे हो जाएंगे, यानी 1 जनवरी के दिन आपको पहले 6 महीने का क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। चलिए करते हैं एंट्री, ये 1 जनवरी, और जब इंटरेस्ट मिलेगा आपको F6, और आप यहां पर एक लेजर बना दोगे इंटरेस्ट ऑन FDR। ठीक है, और आप इसका ग्रुप डाल दोगे इनडायरेक्ट इनकम माना की।
और जीएसटी अभी नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, सेव कर देते हैं। और 8,000 रुपये से आप ये एंट्री पास करोगे, आपके अकाउंट में 8,000 आए होंगे। बैंक स्टेटमेंट निकाल के लाओगे, दिखेगा अभी 8,000, तो आप 8,000 से ही एंट्री पास कर दोगे SBI बैंक, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख दोगे फर्स्ट हाफ ईयर इंटरेस्ट रिसीव। कितनी तारीख को एंट्री करोगे? 1 जनवरी को। इसके बाद ब्याज कब मिलेगा बताओ? जनवरी के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी 1 जुलाई को मिलेगा। 6 महीने में मिलेगा। 1 जुलाई को एग्जैक्टली आपकी बैंक में वो 8,000 की एंट्री आ जाएगी। लेकिन समझिए उससे पहले एक इवेंट हो रही है, फाइनेंशियल ईयर क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। इसको सेव कर देते हैं। अब आप देखिए ये एंट्रियां पास करने से मेरी बुक्स पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। मेरी बुक्स पे इंटरेस्ट ऑन FDR 8,000 से दिख रहा है पहले 6 महीने का, राइट, जो मैंने एंट्री पास कर रखी। अब इसके बाद वाली एंट्री तो जुलाई में जाने वाली, और जुलाई तो आपका फाइनेंशियल ईयर बदल रहा है, समझ रहे हो? तो 31 मार्च तक का जो ब्याज है, 1 जनवरी से 31 मार्च तक है, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने का कितना ब्याज होगा? 3 महीने का 4,000 रुपए, 6 महीने का 8, तो 3 महीने का 4,000। 4,000 और भी तो इस साल से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो एंट्री तो पास नहीं करोगे आप, क्योंकि वो तो जब रिसीव होंगे तब करोगे। लेकिन आपको उसे ड्यू दिखाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, अगले साल जब आप उसको जुलाई में एंट्री पास करोगे तो इस साल के 4,000 भी अगले साल की इनकम में चले जाएंगे। तो इस केस में हमें 4,000 की एक अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी पड़ेगी, ताकि एग्जैक्टली हम बता पाएंगे कि करंट ईयर में का जो ब्याज है वो 12,000 रुपए है, जो कि 9 महीने का है, और 3 महीने का ब्याज आप किस में डालोगे? अगले साल से बिलोंग करता है। तो अक्रूड की एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। अक्रूड की एंट्री क्या पास करोगे बताता हूं। आप F2 करोगे, 31 मार्च ले लोगे। आप F7 में देखिए, मैंने जितने भी एडजस्टमेंट एंट्री कर रहा हूं सब किस में कर रहा हूं? F7 में कर रहा हूं। मैं यहां पर क्या करने वाला हूं? अक्रूड इंटरेस्ट ऑन FDR का एक लेजर बना लूंगा, इसका ग्रुप डाल दूंगा करंट असेट, मेरी असेट है ये, ठीक है, जो कि आएगा अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन अगले बाद में आएगा। तो ये 4,000 रुपए आपने इसको अपनी एसेट में डाल दिया, और 4,000 से आपने और अपनी इनकम बुक कर लिया इसको, क्योंकि वो 4,000 से इनकम तो है ही है ना, नहीं मिली है तो क्या हुआ, मिलेगी तो है ही है। तो ये आप लिख दोगे इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 1 जनवरी 2025 टू 31 मार्च 2025 या 26, हाँ 25 तक, ठीक है। आपने इसको अक्रूड में डाल दिया। मिला नहीं है, लेकिन आपने इनकम तो डिक्लेयर किया है कि ये मेरी इनकम है, और नहीं मिला इसलिए मेरी एसेट है। कोई इनकम नहीं मिली है, इनकम हो गई लेकिन मिली नहीं, तो आपकी एसेट है। अब आप अपनी P&L में जाके देखोगे, आपका ब्याज 12,000 से दिखेगा, जो कि टेक्निकली सही है। नहीं मिला है तो क्या हुआ, मिलना तो कंफर्म है आप, ठीक है। दूसरा, आप बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो 4,000 से आपको अक्रूड इंटरेस्ट कहां नजर आएगा? कहां नजर आएगा? असेट में नजर आएगा, जो भी टेक्निकली सही है कि नहीं ये मिलना वाला है, ये कंफर्म है कि ये मिलना ही मिलना है। तो ये आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब आपके मन में एक सवाल और आएगा कि सर जब वो 1 जुलाई को आएगा 8,000 का ब्याज, तब हम क्या एंट्री पास करेंगे? तब आप 1 जुलाई को 8,000 का ब्याज आएगा, तब आप उस वक्त एंट्री पास कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन FDR, ठीक है। पूरा 8,000 रुपए इनकम में डाल दो। फिर 31 मार्च को, जो अगला 31 मार्च होगा, उसमें आपको 4,000 से एक रिवर्सल एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये जो अभी आपने एंट्री पास की, इसी की एक रिवर्स एंट्री मारनी पड़ेगी। इंटरेस्ट को डेबिट करोगे, कम करोगे, क्योंकि 4,000 पिछले साल से बिलोंग करता था, और अक्रूड इंटरेस्ट को आप उस केस में क्रेडिट करोगे, ताकि वो 4,000 यहां से निकले। ये जो एंट्री अभी हमने पास की 31 मार्च को, अगले 31 मार्च को ये एंट्री आपको क्या करनी है? रिवर्स मारनी। समझ लें, ऑलराइट। कितने केस हुए? 4 केस हुए। एक केस और बता देता हूं आपको, जो ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक और केस बताता हूं, वो है डेप्रिसिएशन, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन, हम याद रखिएगा, हमारा एक्सपेंस होता है और नॉन कैश एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन आपको याद रखना पड़ेगा, कोई याद नहीं दिलाने वाला है। आपकी कहीं कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह में इसका एंट्री नहीं आने वाला है,
हमें अपनी एसेट को कैलकुलेट करना है, फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, या कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डेप्रिसिएशन की एंट्री हमें सामने से चल के करनी है। समझ रहे हैं? डेप्रिसिएशन कभी भी ध्यान दीजिएगा आप, एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेंस होता है किसी भी बिजनेस का। जैसे आपके केस में अभी क्या हो रहा है, आपकी ये बैलेंस शीट में कहीं कोई फिक्स्ड एसेट्स नजर नहीं आ रही। अब आप सोचिए आपके पास कोई फिक्स्ड एसेट्स होती, जैसे मैं एक एंट्री मारता हूं मिड ऑफ द ईयर 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई को मान लो पेमेंट में गया और यहां पर मैंने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, फर्नीचर अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदें, और फर्नीचर क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स होती है। जीएसटी अभी एक बार के लिए हम साइड में रखते हैं। मान लो 1 लाख रुपए के आपके फर्नीचर आपने खरीदे हुए हैं, और जब आप खरीदते हो तब आप ये एंट्री पास करते हो, राइट। फिर हम एक काम और करते हैं, हमने मान लो 1 दिसंबर को एक कोई मशीनरी खरीदी, मशीनरी भी फिक्स्ड एसेट्स, इसको भी जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। मान लो यहां पर आपने 50,000 रुपए की मशीनरी खरीदी, ठीक है, और 2 SBI कर दिया। अब आप समझिए आपकी जब आप फाइनलाइजेशन के वक्त अपनी बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो ये दोनों एसेट आपकी फिक्स्ड एसेट्स में नजर आ रही, फर्नीचर भी और मशीनरी भी। अब डेप्रिसिएशन लगेगा, हमें भी पता है, हमारे सामने 2 पिक्चर बनेगी, 2 सिनारियो बनेंगे। पहला सिनारियो ये बनेगा कि कितना लगेगा, और दूसरा सिनारियो किस रेट से लगेगा मतलब, और दूसरा सिनारियो ये बनेगा कि आधा लगेगा कि पूरा लगेगा। अब सर ये आधा और पूरा का क्या कॉन्सेप्ट है? डेप्रिसिएशन हमेशा या तो हाफ ईयर का लगता है या फुल ईयर का लगता है। 1 अक्टूबर से पहले खरीदी हुई एसेट या ओपनिंग एसेट के केस में तो पूरा लगाना है, और 1 अक्टूबर के बाद खरीदी हुई एसेट पर आधा लगाना है। तो देखिए मैं आपको अब दोनों, आप इस केस में क्या कर सकते हैं, एक्सेल की शीट में लेके बैठ सकते हैं, या अलग से आप इसकी पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन की। अब फर्नीचर पे देखिए, अब आप समझिए कैसे आप इसको करेंगे। जैसे आपके पास 2 एसेट है, एक तो फर्नीचर है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए की है, और दूसरी मशीनरी है जिसकी वैल्यू 50,000 की। अब आपके सामने पहला सवाल क्या आना चाहिए, आपके सामने पहला सवाल यह आएगा कि कितना लगेगा, डेप्रिसिएशन के रेट क्या है साहब। तो देखिए फर्नीचर के केस में इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, डेप्रिसिएशन 10% लगाना है, मशीनरी के केस में 15% लगाना है। तो पहले तो आपको इसकी कौन से ब्लॉक ऑफ एसेट में आती है इनकम टैक्स में वो जानना है, और आपको उसके अनुसार पहले तो ये फाइंड आउट कर देना है कि आपकी कौन सी एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर आप ये सोचिए कि ये कितने समय के लिए लगेगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे केस में आप अपनी एसेट में जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि वो एसेट कब खरीदी हुई थी। अगर वो पहले के ईयर से चली आ रही थी तो ओपनिंग बैलेंस में नजर आएगी, आपको उसका बैलेंस कहां नजर आएगा। जैसे अगर ये पहले से फर्नीचर चला आ रहा ना तो ये ओपनिंग बैलेंस में नजर आएगा आपको, यहां पर याद रखिएगा कभी भी। और अगर मिड ऑफ द ईयर खरीदा गया है तो आपको ये बीच में कहीं ना कहीं से स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। अब ये जो मिड ऑफ द ईयर खरीदा है ये जुलाई में खरीदा है, यानी फुल डेप्रिसिएशन लगेगा। अक्टूबर से पहले खरीदी हुई चीजें पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। ऐसे केस में आप 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 होता है। आप यहां 10,000 ले लीजिए, फुल डेप्रिसिएशन है, सॉरी 10,000 फुल। और मशीनरी के केस में देखिए आप, मशीनरी के केस में कितना है, ये कब खरीदी, दिसंबर में खरीदी, तो हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा। कभी भी आप अगर कॉमर्स पढ़े हुए हो, आपने 11th 12th में डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ा हो, तो वहां पर आपको डे वाइज कैलकुलेशन करना सिखाया जाता है। वो टेक्निकली रॉन्ग है। आप जब रियल अकाउंटिंग लाइफ में आओगे, आधा लगाना या पूरा लगाना याद रखिएगा, ऐसे डे वाइज नहीं कैलकुलेट होता है। 31 मार्च को खरीदा तो 1 दिन का डेप्रिसिएशन, ये वो 11वीं तक ही रखो इसको। अभी जब आप अकाउंटेंट बनने जा रहे हो तो आपको बस दिमाग ये दौड़ाना है, 31 मार्च को भी खरीदा तो हाफ डेप्रिसिएशन लगाना। कितना, हाफ। तो ये देखिए इसका हाफ लगेगा, हाफ का मतलब 7.5%। तो 50,000 का आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 50,000 इंटू 15% और इंटू 1/2 कर दो, हाफ। 50,000 का 15% कितना होता है, 7,500। 7,500 का आधा कितना होता है, 3750। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन दोनों का मिला के कितना हो गया, 13,750। अब 2 एसेट ही तो 2 ही है, 100 होती तो 100 का ही कैलकुलेट करो, ठीक है। और जब आप इसको कहीं एक्सेल शीट में या कहीं पर भी आपने पूरी वर्किंग कर लेना है, तब आपको 31 मार्च को एक एंट्री पास करना है। क्या एंट्री होगी वो, F7 31 मार्च। और आप यहां पर क्या करने वाले हैं, डेप्रिसिएशन का एक लेजर बना लीजिएगा। डेप्रिसिएशन आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है।
और इसमें जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करिएगा आप और सेव कर देते हैं। और ये 13,750 से डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर लीजिएगा। कई बार ये टीचर लोग सिखाते हैं कि भाई जितनी एसेट है, मान लो मेरे पास 10 तरीके की फिक्स्ड एसेट्स है, तो वो हमें एंट्रियां कैसे करवाते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। इतने खाते नहीं खोलने हैं। जितने ज्यादा लेजर खोलते जाओगे आप अपने लिए परेशानी या अपने लिए कुआं खोदते जाओगे। नंबर ऑफ लेजर्स हमेशा कम से कम रखने और अकाउंटिंग करनी है, हमेशा ध्यान देना। इसीलिए कॉमन लेजर का इस्तेमाल करना है, न कि मल्टीपल लेजर का इस्तेमाल करना है। साहब समोसे आए ऑफिस में, समोसा अकाउंट खोल लो, कचौरी आई अगले दिन तो कचौरी अकाउंट खोल लो। ऐसे थोड़ी चलेगा। ऐसे तो फिर दुनिया भर के अकाउंट हो जाएंगे। साल के एंड में जब आप अपनी पीएनएल का और अपनी बैलेंस शीट का प्रिंट आउट निकालोगे, पता पड़ा 100 पेज में प्रिंट निकला साहब, सीए भी बेहोश। ऐसा नहीं करना है ना। तो नंबर ऑफ लेजर्स कम से कम और रिड्यूस आपको करने हैं, कम से कम ओपन करने। कॉमन लेजर का इस्तेमाल करना सीखें। अब देखिए इस 13,750 में से फर्नीचर के ऊपर कितना था, फर्नीचर पे कितना था बताओ, 10,000। तो आप ये 10,000 वहां जहां पर भी आपने ये कैलकुलेशन की हुई है उस शीट से उठा के ये फिगर यहां पर डालना है। फिर क्रेडिट में मशीनरी कर दो। मशीनरी पे कितना था, 3750, ये 3750 कर दो, ठीक है। और ये एक एंट्री होती है साल के एंड में 31 मार्च को डेप्रिसिएशन की। पूरे साल भर में जो भी एसेट है। अच्छा एक चीज और बताता हूं, हो सकता है कि आपके पास कोई एसेट ऐसी हो जो पहले से भी 1 लाख पड़ी थी और फिर दिसंबर में और 1 लाख की खरीदी। समझना, पहले से जैसे फर्नीचर 1 लाख का पड़ा था पहले से पिछले साल से, और दिसंबर में और खरीदा, तो फिर आपको यह समझना है कि फर्नीचर की वैल्यू तो 2 लाख से दिख रही होगी, लेकिन जब आप उसके अकाउंट में जाके देखोगे तो 1 लाख ओपनिंग से दिख रहा है और 1 लाख बीच में दिसंबर में आया। तो वो जो पहले ओपनिंग से 1 लाख है उस पर पूरे साल का लगेगा, और जो मिड में ऐड हुआ जाके उस पर हाफ लगेगा। वो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और आप जैसे ही ये एंट्री पास करोगे, आप अपनी सबसे पहले पीएनएल में जाके चेक करिए। डेप्रिसिएशन 17 देखिए 13,750 से एक्सपेंस में नजर आ रहा है, ठीक है। और ये आप यहाँ पर जाओगे तो ये मार्च में ही एंट्री नजर आएगी और ये पूरी एंट्री ऐसे आप रिफ्लेक्ट करेगी, नजर देख सकते हो। और बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो आपका फर्नीचर और मशीनरी यहाँ पर क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। ये 90,000 से दिख रहा है अब आपका, और ये आपका इतने से दिख रहा है। ये इस साल का क्लोजिंग है ना, ये जस्ट अगले साल के लिए क्या हो जाएंगे फिगर। ये सारे फिगर करंट ईयर के क्लोजिंग अगले साल के लिए ओपनिंग हो जाने वाले। तो अगले साल जब इस 90,000 पे आप डेप्रिसिएशन लगाओगे पूरा लगाओगे, अगले साल जब इस 46,250 पे डेप्रिसिएशन लगाओगे पूरा लगाओगे, ये आपको समझना पड़ेगा। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स जो मैंने आपके सामने आज यहाँ पर डिस्कस किया। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन भी सिखाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, बाकी वीडियो भी देखिए जो मैंने आपको रिकमेंड की है। जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस और अकाउंटिंग, टैली, दुनिया जितने भी इस फील्ड से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, सारी वीडियो आपको यहाँ पर मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोर्सेज परचेज करने हैं, प्रैक्टिकली अकाउंटिंग सीखना है तो आप कॉमर्स अप की एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स खरीदिए और घर बैठे अकाउंटेंट बनिए। थैंक यू सो मच।